हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बीएसटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तुमको मिल जाएगा लिंक में नीचे, तो आप वहाँ जाके लिंक पहला पार्ट देख सकते हैं। अपन सेकंड पार्ट क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें है कि सेकंड पार्ट में पहला टॉपिक है तुम्हारा बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है? अगर मेरे को कोई भी बिजनेस परफॉर्म करना है, मेरे को कोई भी बिजनेस परफॉर्म करना है, तो मेरे को जो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, एक चीज़ को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड में कन्वर्ट करने के लिए और फाइनल गुड से उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, और उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, अगर सबको मैं कंबाइन कर लूँ तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, उसी टर्म को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में ब्रेक किया। इसको अपन क्या किया, एक टेबुलर फॉर्म में मतलब समझने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली क्या हो जाए, समझ में आ जाए। आप थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, टेबल के फॉर्म में करेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। तुम्हारा पहला इंडस्ट्री, सेकेंड है कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। अब दोनों की डेफिनेशन तुमको पता होना चाहिए, इंडस्ट्री क्या होती है और कॉमर्स क्या होता है। इंडस्ट्री वो प्रोसेस होता है बिजनेस एक्टिविटी का जिसमें चीज़ों को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। वो प्रोसेस जिसमें चीज़ों को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। ठीक है, उस वाले फील्ड में क्या बोलते हैं अपन, इंडस्ट्री। अब कॉमर्स क्या होता है, अब वो जो गुड्स को तुम फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लियो, ठीक है, वो गुड्स को जो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लियो उसको फर्दर कस्टमर तक पहुँचाना, उसको बेचना, उससे प्रॉफिट अर्न करना, उसको कस्टमर तक पहुँचाना और कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉमर्स। दोनों टर्म क्लियर हो गए, इंडस्ट्री भी और तुम्हारा कॉमर्स भी। अब इंडस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी कौन सी इंडस्ट्री होती है, वो इंडस्ट्री जो बेसिकली तुमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रक्टिव। ठीक है, एक्सट्रक्टिव क्या होता है, जैसे हम ओर से माइनिंग से ओर निकाल रहे हैं, माइन से ओर निकाल रहे हैं, ओर से फिर मेटल बन रहा है, तो ये तुम्हारी कौन सी इंडस्ट्री हो गई, तो ये तुम्हारी हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, अब जो प्राइमरी इंडस्ट्री से तुमको रॉ मटेरियल मिला है उसको जब तुम फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें क्या क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। सपोज प्राइमरी इंडस्ट्री से मेरे को आयरन ओर मिला, अब उस आयरन से मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज ट्रक बना रहा हूँ या ऑटोमोबाइल बना रहा हूँ, तो वो किस में आएगा तुम्हारा, वो आएगा तुम्हारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। क्लियर हो गया। और थर्ड है टर्शरी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो तुमको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है ताकि तुम इजीली अपने काम को कंप्लीट कर सको। ठीक है, इजीली तुम मैन्युफैक्चर कर सको या इजीली तुम किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सको, उसी को अपन बोलेंगे टर्शरी इंडस्ट्री। इसमें क्या क्या आएगा तुम्हारा, तो इसमें आएगा तुम्हारा बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें तुम्हारा किस में आएगी, टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर पे आएगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब कॉमर्स, कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तुम्हारा ट्रेड और दूसरा तुम्हारा ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो ट्रेड क्या होता है, अब ट्रेड दो टाइप का है, एक इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल में कौन कौन से ट्रेड होंगे, होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, ये तुम्हारे कौन से ट्रेड हो गए, इंटरनल, मतलब विद इन एक नेशन या एक स्टेट या एक सिटी के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड। इसमें दो तरीके के लोग तुमको देखने को मिलेंगे, एक तुम्हारा होलसेलर, दूसरा तुम्हारा रिटेलर। क्लियर हो गया। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब दो नेशंस के बीच में जब ट्रेडिंग होती है, ठीक है, दो कंट्री से दो नेशंस के बीच में ट्रेडिंग होती है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें होता है इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब चीज़ें तुम मंगवा रहे हो दूसरी कंट्री से। एक्सपोर्ट, अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करके दूसरी कंट्री में ट्रांसमिट कर रहे हो, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। और इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट में क्या होता है कि मैं सपोज एक कंट्री ए है, ए कंट्री मैन्युफैक्चर कर रही है, वो बी कंट्री को भेज रही है। अब बी कंट्री क्या कर रही है, उसको बाकी दूसरी कंट्रीज में क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरपोर्ट। ठीक है, बी वाली कंट्री जो है वो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, वो सिर्फ उसको क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है पूरी कंट्री में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रेड। ट्रेड दो टाइप का था, एक इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। लास्ट टॉपिक है इस चार्ट का, वो है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो तुमको ट्रेड करने में, वो सारी चीज़ें तुमको कॉमर्स करने में या ट्रेड करने में हेल्प करती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज। ठीक है, वो सारी चीज़ें तुमको कॉमर्स मतलब गुड्स को बेचने में और उससे प्रॉफिट अर्न करने में तुमको जो हेल्प करती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज। इसमें क्या क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। अब सपोज एक सिटी में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो गई है, अब कस्टमर तक पहुँचाना है तो क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, एक ऑक्सिलरी हो गई। ठीक है, अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंस तुमको हेल्प करता है चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, उसमें पैसे लगते हैं, तो कहाँ से मिलेगा तुमको, बैंकिंग सिस्टम से और फाइनेंस सिस्टम से। थर्ड है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस भी तुमको हेल्प करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तुमको। सपोज मेरी कोई बहुत बड़ा प्लांट है, अब मैंने उसको इंश्योर कर लिया, मतलब अगर उसमें कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, बैंक में वो क्या करेगा, भरपाई करके देगा। तो ये तुमको एक हेल्प करता है ताकि तुम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सको। ठीक है, अगला है वियर हाउसिंग। वियर हाउसिंग अब मैं मैन्युफैक्चर कर लिया, मैं सपोज 1000 कार मैन्युफैक्चर कर लिया, अब मेरे पास तो स्पेस नहीं है कि मैं 1000 कार एक जगह पे स्टोर करके रखूँ,
एक साथ तो बेक नहीं जाएगी। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए जहाँ पे मैं क्या कर सकूँ, उसको ईजिली स्टोर कर रखूँ और वहाँ से क्या करूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूट करूँ। ठीक है। और लास्ट तुम्हारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वो भी एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ठीक है, या ऑक्सिलरी टू कॉमर्स है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके बारे में कस्टमर को बताने के लिए तुम्हारे को एडवर्टाइजमेंट का करना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा पूरा था बिजनेस एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बिजनेस एक्टिविटी आता है, या पार्ट्स में भी इसको क्या करता है, एग्जाम में आपके पूछता है। क्लियर। ठीक है। अगला टॉपिक है तुम्हारा कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। भाई 11th में आए हो, कॉमर्स सब्जेक्ट लिए हो, तो बेसिकली पता होना चाहिए कॉमर्स होता क्या है, टर्म क्या होता है। ठीक है। तो कॉमर्स क्या होता है, जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, कोई कंपनी है जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, उस गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाना, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉमर्स। ठीक है। वो प्रोसेस जिसके थ्रू तुम क्या कर रहे हो, गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो, ठीक है, और जिससे मैन्युफैक्चरर क्या हो रहा है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉमर्स। ठीक है। क्लियर हो गया वर्ड। अब द फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज एज फॉलोज। ठीक है। अब उससे क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज एज फॉलोज। तो पहले रिमूवल ऑफ, तो तुम्हारा कॉमर्स क्या करेगा, रिमूव करेगा, बहुत सारी चीज़ों को तुम्हारे बीच से क्या करेगा, रिमूव करेगा, और एक पाथ प्रोवाइड करेगा ताकि तुम क्या कर सको, ईजिली चीज़ों को ट्रांसपोर्ट लोगों तक कर सको या लोगों तक पहुंचा सको। ठीक है। तो रिमूवल ऑफ, पहला पॉइंट लिखा है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू ट्रेड। ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू ट्रेड मतलब जो लोग हैं जो ईजिली ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं, उसको क्या करेगा, तुमको हेल्प करेगा ताकि क्या हो सके, ट्रेडिंग जो फैसिलिटी वो क्या हो सके, ईजिली हो सके। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, रुकावट। ठीक है। जो सारी चीज़ें जो ट्रेड को रोक रही है उसे क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। ठीक है। कौन, तुम्हारा कॉमर्स। ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इंटरपोर्ट, ये सब तुम्हारा क्या होता है, ट्रेड होता है। पहला हो गया। दूसरा है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। लोगों को पहले क्या था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था प्रॉपरली, आज से कुछ 50 साल पहले लोगों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली नहीं था, तो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली ट्रैवल नहीं हो पाती थी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के कारण क्या हुआ, लोग वहाँ से रिमूव हुए और चीज़ ईजिली क्या हो सकी, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक क्या हो सकी, पहुँच सकी। ठीक है। थर्ड है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब वो प्लेस जहाँ पे जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर करके रखती है। ठीक है। तो ये भी एक क्या है, तुम्हारे लिए प्रॉफिट वाला है। क्या है, कॉमर्स का एक पार्ट है जो तुमको क्या करता है, ईजिली तुमको हेल्प करता है चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए। ठीक है। फिर हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू इंश्योरेंस। ठीक है। इंश्योर करती है चीज़ों को ताकि क्या हो सके, कंपनियों को लॉस ना हो सके और ईजिली कंपनी क्या कर सके, रन कर सके। फिर हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है। लोगों को क्या करेगा, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अब पहले के ज़माने में कार परचेस करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, बैंकिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटी के होने के कारण लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, लोन लेके कार परचेस कर सकते हैं। तो ये तुमको क्या किया, एक हिंड्रेंस, एक जो रुकावट थी तुम्हारे और कार के बीच में, उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है। और लास्ट है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, 4 प्रोडक्ट है सपोज, अब उनके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा कौन, एडवर्टाइजमेंट। तो लोगों को क्या हो गया, ईजिली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू समझ में आ गया कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये था तुम्हारा कॉमर्स, जिसका मतलब क्या होता है, चीज़ों को जो मैन्युफैक्चरर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसी प्रोसेस को जो सारी चीज़ें हेल्प करती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉमर्स। क्लियर। अगला टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है मेरे को हर टाइम प्रॉफिट होगा या हर टाइम मेरे को लॉस होगा। ठीक है। तो वही इनएडुकेट प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है। या तो बहुत प्रॉफिट हो गया अचानक से या बहुत लॉस हो गया अचानक से, तो उसी पार्ट को, बिजनेस के उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे मेरे को प्रॉफिट बहुत सारा हो सकता है और लॉस भी अचानक से बहुत सारा हो सकता है, तो उसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ठीक है। ये अराइज क्यों करता है, कोई अनसर्टेन सी चीज़ हो गई, सपोज पॉलिटिकल पार्टी अभी चल रही है बीजेपी की, चेंज हो गई, कल गवर्नमेंट में कांग्रेस की आ गई, तो मेरा जो बिजनेस था सपोज वो पूरा डिपेंड करता था कि बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी उस पर। अब अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही तो मेरे को लॉस होना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अनसर्टेन है। ठीक है। तो इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ठीक है। अनसर्टेन तरीके से अराइज हो रहा है। एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ये एसेंशियल पार्ट है, हर बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है कि आपको कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा और हर दिन आपको लॉस भी नहीं होगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब कितना रिस्क हो रहा है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि नेचर बिजनेस किस तरीके का है और उसका साइज कितना है। अब अगर एक बड़ी कंपनी है तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और अगर लॉस होगा तो भी क्या होगा, उसको ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये और लास्ट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड। और जो रिस्क है बिजनेस रिस्क का, तुमको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, जो तुमको प्रॉफिट मिल रहा है वही तुम्हारा क्या है, इसमें रिवॉर्ड है। ठीक है। बिजनेस रिस्क का रिवॉर्ड क्या है, जो तुमको प्रॉफिट अर्न होता है लास्ट में,
वो तुमको क्या है, रिवॉर्ड, मतलब तुमने रिस्क लिया है इसलिए तुमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना तुमको क्या मिलेगा, इसमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, अब क्या क्या कारण है जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, बिजनेस में नुकसान होता है या रिस्क क्या क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, नेचुरल कॉस्ट। नेचुरल कॉस्ट मतलब सपोज मेरा प्लांट काम कर रहा है, अब सपोज उस एरिया में अर्थक्वेक आ गया, अब प्लांट बंद हो गया 6 महीने के लिए, बहुत नुकसान हुआ। तो ये मेरे कारण हुआ क्या, नहीं, ये क्या कारण है, नेचुरल कॉस्ट, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, नेचुरल कॉस्ट। दूसरा है ह्यूमन कॉस्ट। ह्यूमन कॉस्ट मतलब अगर मैं केयरलेस हो जाऊँ, मैं अगर जाऊँ प्लांट में, मेरा प्लांट है और मैं महीने में 2 बार बस जा रहा हूँ, मतलब लोगों पे मेरा पूरा कंट्रोल नहीं है, तो ये कौन सा कॉस्ट होगा तुम्हारा, ये ह्यूमन कॉस्ट, क्लियर। थर्ड है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब अब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चल रही है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, अब पॉलिसी चेंज हो गई, पॉलिसी चेंज होने के कारण कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई, कब कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई तो मेरे को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। या हो सकता है कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ऊंची हो गई, अच्छी हो गई, अगर अच्छी हो जाएगी तो मेरे को क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा, तो ये भी क्या होगा, तुम्हारा एक इकोनॉमिक कॉस्ट होगा, क्लियर। फोर्थ है फिजिकल कॉस्ट। फिजिकल कॉस्ट, सपोज मेरी कंपनी में 3 मशीन काम कर रही है, 3 मशीन काम कर रही है, उसमें से अगर एक मशीन काम करना बंद कर दे, फिजिकल कॉज है, मशीन खराब हो रही है, फिजिकल एक चीज़ खराब हो रही है, फिजिकल कॉज है, तो इससे भी मेरा क्या है, नुकसान होगा, ये भी क्या है, एक मेरे लिए रिस्क है। फिर अदर कॉजेज में क्या कहेगा, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस वही गवर्नमेंट चेंज हो जाना। फिर फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। सपोज अभी आज के डेट में अगर डॉलर 70 रुपये का है, $1 70 रुपये का है, अगर $1 100 रुपये का हो जाए तो मेरे को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें क्या करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। या $1 30 रुपये का हो जाए तो मेरे को बहुत प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ठीक है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये सब किस में आएगा, तुम्हारा अदर कॉस्ट के अंदर पे आएगा। तो ये तुम्हारे अलग अलग रीजन जिसके कारण तुम्हारे बिजनेस में क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है, क्लियर, ठीक है। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। मेरे को अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं जिसमें मेरा बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट होगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस मतलब अगर मेरे पास आज फाइनेंस पैसे हैं, सब चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो पहला है स्केल और साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है कि अगर मैं बिजनेस ओपन कर रहा हूँ तो मेरा स्केल कितना है, कितने बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, उसका साइज़ क्या है, बिजनेस का साइज़ क्या है, ठीक है। तो पहला फैक्टर ये है, अगर मेरे पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा ज़मीन है, बहुत पैसे हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ काम करने के लिए हैं, तो मेरा स्केल क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन मेरी थोड़ी कम है, ठीक है, लोग भी कम है, जगह भी मेरे पास छोटी सी है, तो उसका स्केल क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, स्केल ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस। दूसरा है चॉइस और ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब अगर दूसरी चीज़ है कि भैया चॉइस, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो किस सेक्टर में मैं काम करूंगा, तो जिसमें मेरा इंटरेस्ट होगा या जिसमें मेरे को एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, चूज करूंगा कि मेरे को किस सेक्टर में बिजनेस अपना कंटिन्यू करना है। थर्ड है लोकेशन ऑफ बिजनेस। अब किस लोकेशन है, थर्ड और मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोकेशन क्या है, ठीक है। अब अगर मेरे को वुलन क्लॉथ के बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं कभी भी उसको ऐसे गर्म प्लेस में नहीं करूंगा, डेजर्ट वाले एरिया पे नहीं करूंगा, मैं कहाँ ओपन करूंगा उसको, मेरे को हिल एरिया में या माउंटेन्स वाले रीजन में जहाँ पे ठंडी पड़ती है वहाँ पे मैं क्या करूंगा, उसको ओपन करूंगा। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, मेरे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल कर पाऊंगा, ठीक है। फिर अगला है फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब वही मेरे पास मतलब मशीन्स है कि नहीं है, ठीक है, प्रॉपर मेरे पास रॉ मटेरियल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है कि मैं बिजनेस किस तरीके को ओपन करूंगा, ठीक है। सिक्स्थ है प्लांट लेआउट। अब मेरे प्लांट का लेआउट कैसे, प्लांट का लेआउट कैसे होता है कि अगर आप किसी प्लांट में एंटर कर रहे हैं तो कौन कौन से पोजीशन में कौन कौन सा वो है, इंडस्ट्रीज है या यूनिट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लांट लेआउट, ठीक है। अब आप किसी प्लांट में अगर विजिट करोगे तो एंटर करोगे तो स्टार्टिंग में आपको सपोज एक बॉयलर सेक्शन मिल गया, अगले पार्ट में जाओगे तो दूसरा सेक्शन मिला, थर्ड वाले में मेल्टिंग सेक्शन मिला, ठीक है, फिर असेंबलिंग सेक्शन मिला। तो वो जो उसका लेआउट होता है वो भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा बिजनेस किस तरीके से का बिजनेस तुम ओपन कर सकते हो। अगला है टैक्स प्लानिंग, टैक्स किस तरीके से पे करोगे। अब सपोज मेरे को बिजनेस करना है तो मैं एक ऐसी चीज़ का बिजनेस करूंगा जिसमें टैक्स गवर्नमेंट क्या करती है, कम लेती है। जैसे सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट में गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है और टैक्स भी कम लेती है, तो वो बिजनेस मेरे को प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं ऐसी चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें गवर्नमेंट के टैक्स रेट बहुत हाई है तो वहाँ मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो टैक्स प्लानिंग। और लास्ट है कमिटेड वर्कफोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारे पास जो लोग हैं काम करने के लिए वो कमिटेड है कि नहीं उस चीज़ के लिए। अगर वो कमिटेड है, तुम्हारी वर्कफोर्स कमिटेड है, तो अपने आप पे तुमको क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो अपने आप तुमको हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी बेसिक 8 फैक्टर्स हैं जिसमें डिपेंड करता है कि तुम बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करोगे। क्लियर?
तो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 2 पार्ट में, एक पहला पार्ट डाला हुआ और ये दूसरा पार्ट था, ठीक है। सारे टॉपिक्स इसमें कवर है, तुम दोनों वीडियोस देखो, उसके बाद अपनी बुक रेफर करके क्या कर सकते हो, तुम नोट्स तैयार कर सकते हो। क्लियर?